Welcome to Easy Physics. Refraction of light through a glass prism. ये प्रिज्म तो नहीं है, लेकिन प्रिज्म जैसी स्ट्रक्चर है इसकी। कहना ही चाहता हूँ कि दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगुलर बेसिस हैं, दो ट्रायंगुलर बेसिस हैं, ये ट्रायंगल है अगर एज्यूम करें, और ये तीन लैटरल रेक्टेंगुलर सरफेस, एक सरफेस नंबर सेकंड एंड सरफेस नंबर थर्ड, तीन रेक्टेंगुलर सरफेस हैं जो आपस में इंक्लाइंड है। ये रेक्टेंगल हो गया, एक रेक्टेंगुलर सरफेस, दो रेक्टेंगुलर सरफेस एंड थर्ड रेक्टेंगुलर सरफेस। सो द थर्ड रेक्टेंगुलर सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, और उन दो रेक्टेंगुलर सरफेस के बीच में जो एंगल है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाती है। और इस तरह ये एक ट्रायंगल दोनों तरफ बेस में बनता है। ये एक ग्लास प्रिज्म का स्ट्रक्चर है। नाउ ग्लास प्रिज्म ग्लास का बना होता है, ये तो नाम से ही लग रहा है। तो एक हवा, ये बाहर हवा है, ये क्या है, बाहर हवा है। ये क्या है, ये ग्लास है। तो लाइट अगर हवा से ग्लास में जाती है तो हवा एक रेयर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम है। इस पॉइंट पे मान लीजिए हम इंसिडेंट के किसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री जो डालूंगा, दिस इज द नॉर्मल नेन। तो नॉर्मल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ भागता है, ये तो हमें पता ही है। तो नॉर्मल की तरफ भागेगा, यानी कि ये जाना तो ऐसे चाहिए था, सीधी जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगा नॉर्मल की तरफ भागा। अब ग्लास से फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है तो फिर लाइट रे निकलेगी हमारी ग्लास से हवा में। तो हवा में जब निकलेगी तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये इंटरफेस है, उस पर एक 90 डिग्री डालता हूँ, नॉर्मल डालता हूँ, दिस नॉर्मल एंड तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वी नो डेंसर से रेयर यानी खुले मैदान की तरफ जा रही है, मान लीजिए, तो हम बाहर की तरफ भागते हैं, ऐसा लगता है। तो सेम इज़ हेयर, इसे जाना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन जा ऐसे रही है। सो इट लुक्स लाइक कि अगर इसको बैक करूँ, ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे जो इमर्ज करेगी, इसको अगर बैक करूँ तो ये मिलेगी यहाँ। तो ये जो एंगल बनेगी इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है वो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, दैट हाउ मच द रे डेविएटेड, ये मतलब हुआ। तो ये तो हमारी ग्लास प्रिज्म में कैसे एक रिफ्रैक्शन होती है। कंटिन्यूशन करेंगे ग्लास प्रिज्म की डिटेल्स में। लाइक अस, कमेंट अस, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। अपने सवालों को पूछते रहिए, हम साथ में जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। प्रिज्म, अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट। सबसे पहले न्यूटन साहब थे जिन्होंने, सर आइजैक न्यूटन साहब, जिन्होंने लाइट पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, उसके जरिए एक वाइट लाइट को, यानी एक रे ऑफ लाइट को पास करने की कोशिश की। जब कोशिश की उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। पहले इसे जान ले कि वाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो उसके जब ये रिफ्रैक्ट होती है और फिर अगेन रिफ्रैक्शन होती है, यानी कि पहले एयर से ग्लास में गई, फिर ग्लास से फिर एयर में निकलती है वो प्रिज्म से। वाइट लाइट इस प्रिज्म से इस तरफ में गई और इस तरह के निकल गई, तो वो 7 बैंड्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। इस 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में वाइट लाइट को उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटने को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, बिखर जाना रोशनी का उसके कलर्स में। और इस पूरे को स्पेक्ट्रम कहते हैं, इस पूरे बैंड को स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहते हैं, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड होती है। वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड करने वाली, सबसे नीचे दिखाई देती है, और रेड सबसे ऊपर दिखाई देती है। इस पर आप डिस्कशन करते हैं कि क्यों वायलेट बेंड्स द मोस्ट वाइल द रेड बेंड्स द लीस्ट। वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है
रेड के कंपैरिजन में। इस स्पेक्ट्रम में मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वायलेट ऊपर में आता है, जो हायर फ्रीक्वेंसी होती है और एनर्जी भी होती है। और हम जानते हैं ई प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। और जब इसको इक्वलाइज करते हैं तो प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू एच म्यू आती है। ज़्यादा एनर्जी इसकी है, इसके कंपेरिजन में इसकी एनर्जी कम है। नाउ अब आते हैं सेकेंड एस्पेक्ट पर। इसकी रेड की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा ज़्यादा होती है, लैम्डा ज़्यादा होती है और रेड की, और वायलेट की लैम्डा कम होती है। इसकी लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कम होती है और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ कम होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो, और इसकी स्पीड जो होती है कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। स्पीड यानी कि v से अगर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, रेड की वेलोसिटी कम होती है। अब एक बहुत ही अजीब चीज़ है कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, एनर्जी चेंज नहीं करती है, यानी कि इसकी अपनी एनर्जी है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, बनी हुई है। आफ्टर रिफ्रैक्शन भी, बिफोर रिफ्रैक्शन भी, वो तो उसके बुनियाद पर डिपेंड थी कितनी एनर्जी की वो थी या कितनी फ्रीक्वेंसी की थी। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज करती है, उसकी वेवलेंथ भी चेंज करती है। अब ये ज़्यादा एनर्जी की लाइट थी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट थी, तो इसमें चेंज भी ज़्यादा आएगा। तो चेंज ज़्यादा आएगा नहीं, इसमें जो स्पीड की चेंज भी ज़्यादा आएगी और इसमें स्पीड की चेंज कम आएगी। इसमें भी लैम्डा का जो चेंज आएगा ज़्यादा आएगा, इसमें कम आएगा, तो चेंज ज़्यादा आएगा। तो यानी कि जब यहाँ से यहाँ फर्स्ट पोर्शन पर अगर नॉर्मल डालता हूँ तो जो रिफ्रैक्शन हुआ इसमें चेंज ज़्यादा आया, ज़्यादा चेंज आया, तो ये तो ज़्यादा नॉर्मल से दूर भागेगा, ज़्यादा नॉर्मल के करीब आए, यही ना होगा। क्योंकि रेयर टू डेंसर आ रही है तो नॉर्मल के करीब ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नॉर्मल के करीब कौन आया, ये देखो वायलेट वाली आई, क्योंकि ज़्यादा चेंज आई। और जब डेंसर टू रेयर जब ये लाइट जाएगी, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर नॉर्मल, हर पॉइंट पे एक नॉर्मल डालूँ, तो एक ही पॉइंट पे डालता हूँ, तो दूर भागती है, तो ज़्यादा दूर भागेगी। इसलिए वायलेट बेन्स द मोस्ट, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है जो लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत रिसर्च के बाद भी, बहुत लेवल का, लेकिन बहुत ही सिंपली ये कंसेप्ट हमारे पास, हम आपको बताते हैं, आज आप जान लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इन वेवलेंथ और स्पीड से आगे बढ़ते हुए, और इस फ्रीक्वेंसी और इसके मसले से आगे बढ़ते हुए कि न्यूटन साहब पर फिर दोबारा हम आते हैं कि न्यूटन साहब ने क्या किया कि इस रे ऑफ लाइट, एक तो प्रिज्म ऐसा लिया, फिर लेकिन क्या किया, एक और प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म को उल्टा रख दिया। क्यों भाई, बस ऐसे ही उनके दिमाग में आया हो, जो आया हो वो नयूटन साहब जाने, उन्होंने उल्टा रख दिया। और क्या आप होते तो क्या आप उल्टा नहीं रखते क्या प्रिज्म को? अगर आप कर सकते तो ज़रूर करते। उल्टा रख दिया, ये मैंने प्रिज्म बना दिया। अब जब इस पर रोशनी फॉलोअप करेगी, ये रोशनी इस पर फॉलोअप की, तो इसके लिए ये इंसिडेंट हो गई, इमर्जेंट वाली सेकंड के लिए। अब सेकंड में फिर रिफ्रैक्शन हुआ, इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल डालूँ तो अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, और अगेन आउट ऑफ जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये मिल जाती है, एक सिंपल एक वाइट लाइट निकलती है, बस एक वाइट लाइट निकलती है। ये ऑब्जर्वेशन न्यूटन साहब ने किया और ये आप भी कर सकते हैं कि जब उल्टा करके रखेंगे तो ये जो डिस्पर्सन हुआ अगेन ये कंबाइन कर जाएगा और एक रोशनी निकलेगी। वाइट क्या है, वाइट लाइट क्या है, वाइट जो हमारी आँख सेंस करती है वो क्या है, वो ऑल द 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स जब एक साथ आ जाते हैं तो वो ये वाइट लाइट हमें दिखाई देती है। उसी तरह ब्लैक क्या है, ब्लैक फिर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है, वहाँ ब्लैकिश होती है, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती है, वाइटिश होती है, ये अलग चीज़ है। लेकिन ये टोटल जब वाइट होती है, जो एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। सो इस बात से न्यूटन साहब ने ये फैसला किया और पाया कि जो वाइट लाइट होता है एक्चुअली वो 7 बैंड्स ऑफ कंस्टेंट कलर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बनी होती है। तो ये तो आपकी थी पूरी प्रिज्म की दास्तान। आप कंटिन्यूएशन कीजिए इस चीज़ पे, आप अपने सवाल रख सकते हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स है हमसे शेयर कर सकते हैं, विल ट्राई टू गिव यू आंसर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन,
यानी कि हमारे वातावरण में जो रिफ्रैक्शन होता है, आवर एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सभी जो चीज़ें होती हैं आसमान में। और फिर गर्मी भी कुछ कहीं होती है, कहीं सर्दी होती है, कहीं बरसात हो रही होती है। सो द रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस at every level, continuously changing refractive index। और ये भी कि नीचे की तरफ ज़्यादा डेंस होती है और ये भी कि ऑप्टिकली डेंस भी हो जाती है कहीं कहीं। तो इस केस में जब हम सितारों को देखते हैं, द फर्स्ट phenomena we see from very beginning that of atmospheric refraction is twinkling of stars, कि सितारे को टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ये क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि सितारों से जो रोशनी हमें मिल रही है वो नहीं मिल पा रही है, कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब लाइट से जब कोई स्टार से जब कोई लाइट ट्रैवल करते हुए हमारे आंखों तक पहुंचती है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में वो इंटर करती है तो कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो बेंडिंग होती है उसके पाथ में, उसकी पाथ मुड़ती रहती है। तो ये लेट अज्यूम कि ये मुड़ा, तो हमें जो एक्चुअल वो अपेरेंट जो होती है वो अलग नज़र आती है, थोड़ी सी उठी हुई नज़र आएगी अपेरेंट जो हमारी स्टार होगी। और चूँकि रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे की तरफ इंक्रीज़ कर रहा है एटमॉस्फेयर में लोअर लेवल्स पे, और चेंजिंग भी है, कंटिन्यूसली चेंज भी कर रही है, कंडीशंस बदल रहे हैं। इसकी वजह से पाथ जो होता है वो बदलते रहता है। पाथ बदलने की वजह से कभी हमारे आंखों तक पहुंच रही है वो रोशनी, कभी पाथ बदल गई तो नहीं मिली, जिसकी वजह से वो टिमटिमाती है। सेकेंड हम आते हैं, ये आप कभी खाना बनाते होंगे या कभी आग ताप रहे होंगे और उसके आसपास यानी जहाँ कहीं वेव गर्मी निकल रही है या भाप निकल रहा होगा, दूसरी तरफ हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, वो ऑब्जेक्ट थोड़ी ऐसे वेवरी नज़र आएगी, हिलती हुई नज़र आएगी। सो दिस रैंडम वेवरिंग एंड फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन सीन थ्रू अ टर्बुलेंट हॉट एयर ब्लोइंग अप एंड द स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर कॉज दिस टू चेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हवा गर्म हो जाती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाती है, कूलर एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है। तो रेयर टू डेंसर मीडियम में जो रिफ्रैक्शन होता है जिसकी वजह से, और ये चूँकि ये जो हॉट एयर स्ट्रीम होती है ये ऐसे चेंज करती है वेवरी तौर पे, तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट भी हमें चेंज करता हुआ इस तरह दिखाई देता है। थर्ड जो आती है टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल इफेक्ट ये आप घर में रोशनदान में देखते होंगे कि जो रोशनी एक बैग आ रही है, अगर रोशनदान से आ रही है और धूल है घर में या धूल उड़ रही है तो वो एक स्ट्रीम बनाती हुई नज़र आएगी रोशनी की। वो क्यों नज़र आती है? और या फिर आप बहुत जगह पर भी इसे देख सकते हैं कि या डेंस फॉरेस्ट होगा वहाँ में वो एक रोशनी की एक लकीर आती हुई बीम नज़र आती है। यही जो बीम नज़र आती है ये इस वजह से नज़र आती है कि जो उसके पाथ में हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो वाटर एयर मॉलिक्यूल्स हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो उसको डिफ्यूजली रिफ्लेक्ट करते हैं, वो उसके रास्ते में आते हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। तो वो पाथ हमें दिखाई देता है हमारी आंखों तक जब वो पहुंचती है। तो इस केस में अगर पार्टिकल बहुत ही फाइन है, बहुत फाइनिंग उसकी यानी कि वो रेड जो लाइट है उसकी वेवलेंथ की इक्विवेलेंट अगर पार्टिकल उसके पाथ में आ रही है तो रेड वाली को हमारी तरफ फेंकती है, तो हमें वो पाथ रेडिश नज़र आता है। अगर वो थोड़ी सी बड़ी यानी कि ब्लू की वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो अगर हमारी वो रिफ्लेक्ट कर रही है वो पार्टिकल तो हमें वो ब्लूइश नज़र आ सकता है। और अगर ये बहुत बड़ी पार्टिकल्स है पूरी रिफ्लेक्ट कर रही है तो हमें वो वाइटिश और रे वाइटिश नज़र आएगी। कंटिन्यूइंग दिस सीरीज, होप यू आर डूइंग वेल, आस्क क्वेश्चंस।